बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और मंगल का दिन है। आज अदम एतमाद की तहरीक फाइनली हमारी ओपोजिशन की तरफ से, हमारी जो सारी मुतहदा ओपोजिशन है, पीडीएम, सो कॉल्ड, और फिर जरदारी साहब भी बीच में शामिल हो गए, और आज अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ पेश कर दी गई है, जिसका 7 या 8 दिन बाद रिजल्ट आएगा, वोटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है या नहीं रहती है। इसके साथ-साथ 18 से लेकर 80 करोड़ तक जो है वो सुना जा रहा है कि जी इतने पैसों की हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, और एक एमएनए के लिए जो है 18 से 80 करोड़ तक की बोली चल रही है वफाकी दारुल हुकूमत में। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है, और इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारी हुक्मरान जमात की तरफ से बारहा कहा गया पिछले 4-5 दिन से कि जी बाहर जो सीआईए, अमेरिकन सीआईए और इस तरह की मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और इमरान खान को उतारना चाहती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट बयानात हैं यूरोपीय यूनियन को लेकर, फिर रशिया का विजिट, उसके बाद फिर अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट और अमेरिका को अड्डे ना देना और नेटो को अड्डे ना देना, सिंपल लफ्ज़ों में, तो ये सारे जो मुल्कों की एजेंसियाँ हैं ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहती हैं। और इसके साथ साथ जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी हामिद मीर साहब भी जो हैं वो दोबारा अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जरदारी साहब ने इस मौके के ऊपर हामिद मीर साहब का नाम लेना का तो क्या बनता था, और फिर हामिद मीर साहब का जितना सहाफ़त में नाम है और जितना उनका एक असर वसूक है, वो एक लाज़िम बात है कि सहाफ़ी जो है वो जर्नलों को उठकर सीधा-सीधा उनकी ज़ातियात के ऊपर उनके बाद बात करे, तो इसका मतलब यही है ना कि उस सहाफ़ी का असर वसूक काफ़ी है। और अगर उनका प्रोग्राम दोबारा अब ऑनलाइन टीवी पर आ रहा है, कैपिटल टॉक जो है, तो फिर क्या पहले उनकी डील नहीं थी या अब डील हो गई है? अब इसका तो खैर हामिद मीर साहब बता सकते हैं, लेकिन अब क्या ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी? इसके साथ-साथ फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का जो ग्रुप है, उन्होंने भी आपस में मुलाकातें शुरू की हुई हैं, और उन्होंने वाज़िया कह दिया है कि जी हम उस्मान बुज़दार को इस अब मज़ीद नहीं चलने देंगे, और अब वज़ीर आला को चेंज किया जाए। अगर पीटीआई चाहती है कि उसे दोबारा पंजाब से वोट मिले, तो उस्मान बुज़दार को चेंज करना होगा, और हम ये नहीं है कि हम उनके साथ जाके अपोज़िशन के साथ मिल रहे हैं। हम सिर्फ़, हमारा एक अपना मुतालबा है जो कि बड़ा पुराना मुतालबा है कि वज़ीर आला जो पंजाब है उनको चेंज किया जाए। पंजाब की जो गवर्नेंस के हालात हैं और पंजाब को बिल्कुल सही तरह लीड नहीं किया जा रहा, और इस बात में कोई दो राय है भी नहीं। उनका ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाते वक़्त सोचना चाहिए था। चलें, अगर उस टाइम डिसीजन ले भी लिया था, तो जैसे बहुत सारे डिसीजंस पर इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है, तो इस डिसीजन पर यू टर्न क्यों नहीं ले रहे, ये समझ से बालातर है बात। और आज भी इमरान खान साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ आया, वो कह रहे हैं कि जी मैं बुज़दार साहब को बिल्कुल नहीं हटाऊँगा, ये कोई इतना आसान तरीका नहीं कि 1 हफ़्ते के अंदर फ़ैसला ले लिया जाए। तो पिछले 3.5 साल से आपको सोच लेना चाहिए था कि उस्मान बुज़दार क्या ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। पूरी जमात जो है पंजाब की, पीटीआई की, वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ है, तो इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या बनता है। और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो 13वें दिन में दाखिल हो गई है। इसके साथ उसके उसके हवाले से जो लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएँगे। और यूक्रेन में गैर मुल्की जो जंगजू हैं वो अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन से जो है हज़ारों की तादाद में पहुँचने लगे हैं, और यूक्रेन में खाना जंगी की जो है तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, आप कह लेंगे। तो इसी किस तरफ जा रही है यूक्रेन और रशिया की जंग। और इसके साथ-साथ रशिया की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर रशियन ऑयल के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो यूरोप को गैस की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी, और ऑयल की सप्लाई तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो पूरी दुनिया जो है इतना बड़ा बहरान जो आएगा ऑयल और गैस के ऊपर पाबंदी लगाने से, उसको झेल नहीं पाएगी। जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो $300 फी बैरल से भी ऊपर चली जाएंगी। तो क्या दुनिया इस बहरान के लिए तैयार है? तो ये कुछ अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या ये तहरीक कामयाब होगी? पीडीएम की जो तहरीक आ रही है, पीडीएम तो कह रही है कि जी जितनी भी हमारी सारी सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब ने जिस दिन पहले दिन हलफ उठाया था, और उससे पहले भी बारहा वो कह चुके हैं कि मैं जैसे ही इक़्तिदार में आऊँगा तो ये जो सारी जमातें हैं ये मिल जाएँगी, और मुझे उतारने के लिए ये फिर अपना जितना ज़ोर हो सकेगा ये लगाएँगे। और अब जब से ये पीडीएम बनी है, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, पहले भी अदम एतमाद की तहरीक जो है उसकी बातें आई, और फिर इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया। इमरान खान साहब को खैर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल भी गया, और इमरान खान साहब बड़े एक अच्छे उसके साथ निकल कर दोबारा सामने आए।
अब दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो वो है जमा करवा दी गई है। अब ये इसके उस कानून के मुताबिक 7 से 8 दिन के अंदर इसके ऊपर दोबारा वोटिंग होगी और पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के साथ कितने नंबर हैं और ऑपोजिशन के साथ कितने नंबर हैं। लेकिन ऑपोजिशन की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये सब लोग सामने बैठे हुए थे। तो आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनका जिस तरह का एक टॉक करने का, बात करने का तरीका था, उससे तो यही लग रहा था कि उनके नंबर्स पूरे हैं और ऑपोजिशन अब इमरान खान साहब को गिरा देगी, उनकी हुकूमत को गिरा देगी। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से और उनके जो वफाकी वज़रा हैं, उनकी तरफ से जो अभी तक बयानात आए हैं, वो अभी तक यही कह रहे हैं कि जी हमने अपने पत्ते बिल्कुल शो नहीं करेंगे, ऑपोजिशन पहले अपनी चाल चले, लेकिन जो हम धमाका करेंगे वो भी फिर देखने वाला होगा और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। कोई इमरान खान साहब नहीं जा रहे। इतनी जितनी ऑपोजिशन पूरी उम्मीद है, उतनी ही ज़्यादा इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो पूरी उम्मीद है। दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बिल्कुल मजबूत तरीके से पेश किया जा रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों जमातें और दोनों जो पार्टियां हैं वो अपनी-अपनी जगह पर फुल स्ट्रांग है। लेकिन पिछले अगर 2, 3, 4, 5 दिन की तकारीर इमरान खान साहब की सुनी जाए और फिर जिस तरह की तकारीर जिस तरह के कुछ बयानात वफाकी वज़रा ने दिए, तो उससे लग रहा था कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है, उनको गुस्सा है और वो कुछ परेशान भी हैं। 2 दफ़ा जो है वफाकी कबीना का जो इजलास है, उनको मुलतवी किया गया। इमरान खान साहब परवेज़ इलाही लोगों से मिलने भी गए। पहले डेढ़ 2 साल नहीं मिलने गए, अब जाके इमरान खान साहब उनसे मिलने गए और फिर अलीम खान और उनको उनके लिए भी जो है जहांगीर तरीन की तरफ भी कल जो है इमरान इस्माइल को भेजा। तो इमरान खान साहब और हुकूमती जो बेंचेज़ हैं, उनमें लग रहा है कि कुछ हलचल है और उनके पास कुछ नंबर्स पूरे नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे कहा जाता है ऑपोज़िशन की तरफ से भी और हमारी हुक्मरान जमात की तरफ से कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट वाक़ई ही न्यूट्रल हुई और जैसे अदम-ए-एतमाद के जिस दिन वोट के काउंट होंगे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि ये जो 18 से 80 करोड़ का एक मामला चल रहा है कि सीआईए और ये जो मुख्तलिफ दुनिया की एजेंसियाँ हैं, ये इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए सरगर्म हुई हुई हैं। फिर पिछले आप हफ़्ते 10 दिन की कुछ मुलाकातें देखें तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात और इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। तो ये जो मुलाकातें यही बता रही हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारी न्यूट्रल हुई, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो मुश्किल ही चल पाएगी और उनका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। सीआईए को हमारी जो आईएसआई है और हमारी फ़ौज को पता है कि इमरान खान साहब ही वाहिद वो बंदा है जिसने पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रखना शुरू किया है। जैसे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अदारे, हमारी रियासत चाहती थी पिछले 20 साल से कि रखा जाए। इससे पहले जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, उसमें नून लीग की हुकूमत हो या जरदारी साहब की हुकूमत हो, किसी ने भी इतना अच्छा मौक़िफ़ और वाज़ेह ख़ारिजा पॉलिसी हमारे मुल्क की नहीं रही। ख़ास तौर पर पिछले 20 सालों में, जो कि कितनी बड़ी जंग से पाकिस्तान गुज़रा है और अब निकला है। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो इस्लामी फ़ोबिया हो, वो हमारी ये जो पिछली 20 साला जंग थी और फिर जो-जो कुछ हमारे साथ वेस्ट ने किया, अमेरिका के लाइज़ होने के बावजूद हमारे ऊपर 480 ड्रोन हमले किए गए। हमारे जो एड थी उसको बंद किया गया, जो कि आर्मी की एड थी और जो उनकी तरफ से इमदाद थी, जो कि बिल साइन किए गए थे, उनको बंद किया गया। तो जिस तरह इमरान खान साहब ने उस सारे मुकदमे को लड़ा है, ये इमरान खान साहब ही कर सकते थे। तो देखते हैं अभी इस अदम-ए-एतमाद की तहरीक का क्या बनता है। बहरहाल सीआईए और पाकिस्तान आईएसआई की ये मैं जहाँ तक ये मेरा अपना राय है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जंग है और देखते हैं इसमें कौन जीता है। लेकिन अगर यही लोग जिन्होंने हमेशा अमेरिका की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना है, और पाकिस्तान ने जो पिछले 20 साल एक ऐसी जंग में गुज़ारे हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और जो कुछ हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी के लिए एक पाकिस्तान को क्लियर किया है, दहशतगर्दों से टीटीपी हो और उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी हो और जितनी भी तंजीमें ये बनाई गई पाकिस्तान में अमेरिकन सपोर्ट से और इंडिया की सपोर्ट से, उनको हमारी फ़ौज ने क्लियर किया और अभी तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आए दिन अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो क्या अगर इन्हीं लोगों ने वापस आना है, तो फिर बस इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल देखते हैं कि इस अदम-ए-एतमाद की तरीका क्या बनेगा। लेकिन अगर मुझसे कोई मेरी राय पूछे तो मुझे तो नहीं लगता कि ये तहरीक, अदम-ए-एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हो सकेगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतनी अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आएँगी अपडेट्स तो आप लोगों के सामने भी आ जाएँगे और आपको मज़ीद अपडेट्स भी करते रहेंगे। इसके साथ-साथ अब हम बात कर लेते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग में अभी तक जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हुई हैं। 13वां आज का जंग का दिन है और अभी भी
जो है कई शहरों में जो है वो तसादुम चल रहा है दोनों फौजों के दरमियान। रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वॉन्स मॉस्को कुड बैन बाय पंपिंग ऑफ गैस टू यूरोप थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम 1। रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मॉस्को वॉर्न्स किया कि जी हम अगर आप लोग इसको बैन करेंगे, ऑयल को बंद करेंगे, तो हम आपकी जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 1 है जिससे पूरे यूरोप को तकरीबन 50% गैस की सप्लाई जाती है, तो हम वो भी बंद कर देंगे और इतनी जल्दी यूरोप को कहीं से ना गैस मिलेगी और ना ही कहीं अगले सालों तक कहीं से मिल सकेगी। तो यूरोप इस बात को जरा मद्देनजर रखे, इसीलिए जर्मनी ने ये जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई की बात हो रही थी बंद करने की, अमेरिका ने इसकी तजवीज़ दी तो उन्होंने कहा ये इस पे नहीं बात होगी और इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते, इसको रद्द कर दिया कि इनके ऊपर सैंक्शंस अभी नहीं लगाई जाएंगी। तो ये इस टाइम की कुछ सिचुएशन है। अब राइटर कह रहा है कि व्हाट वुड अ यूएस बैन ऑफ रशियन ऑयल मीन फॉर द वर्ल्ड, कि अगर यूएस जो है अगर रशिया का ऑयल एंड गैस की सप्लाई बंद करता है तो इसका मतलब क्या होगा दुनिया के लिए। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में कम से कम 50% जो है वो सब महंगाई की वो जो है रेशो बढ़ जाएगी। क्रूड ऑयल अगर रशिया से लेना बंद किया जाता है तो कोई भी दुनिया का मुल्क इतनी जल्दी उसको पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि यूरोप जो है वो तकरीबन 40 to 50% ऑयल और गैस की सप्लाई जो है वो रशिया से लेता है। तो यूरोप की मंडी, अगर इतनी बड़ी मंडी में बहरान आएगा तो वो पूरी दुनिया में आएगा और $300 फी बैरल तक कहा जा रहा है कि अगर रशिया के ऑयल एंड गैस के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो $300 फी बैरल पर ऑयल चले जाएगा, ऑयल कैरियर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ चली जाएगी दुनिया में महंगाई की रेशो। तो ये अभी की कुछ सिचुएशन है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो बता देते हैं कि अमेरिका और बरतानिया रूस के ऊपर तो सैंक्शंस लगा लें, लेकिन अमेरिका और बरतानिया खुद क्या कर रहे हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यूक्रेन गैर मुल्की जंगजुओं का पसंदीदा तरीन मकाम बन गया। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से साबिक फौजी और दीगर जंगजू बड़ी तादाद में जंगजदा मुल्क में पहुंचने लगे। यूक्रेन में अफरा तफरी और खाना जंगी की तैयारियां रूस को पहुंच गई। गैर मुल्की मुसल्लह जंगजू जोक दर जोक यूक्रेन पहुंचने लगे, जबकि मगरबी ममालिक ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आंखें मूंद ली हैं। ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से 2014 में मंजूर होने वाली 2 करारदारों में किसी और मुल्क में जाकर मुसल्लह जदोजहद का हिस्सा बनना गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन इस पर अमेरिका और बरतानिया और ये जितने भी नेटो अलाइज हैं इन सब ने खामोशी धरी और अब इनको नहीं पता चल रहा कि हम क्या गलत कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और यूक्रेन को ये आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये सारी बातें पता चल जाएंगी। तो यूक्रेन सिर्फ एक जंग का वो बन के रह जाएगा, मैदान बन के रह जाएगा और यूक्रेन खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया जो है इन्होंने कभी भी अपने हद तक नहीं जाने देंगे जंग को और ना ही ये कभी रूस के सामने आकर खड़े होंगे। इवन कि आप यहाँ तक देख लें कि यूरोप तो जो है वो ऑयल और गैस की सप्लाई बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका बारहा जोर लगा रहा है कि सैंक्शंस लगाओ, सैंक्शंस लगाओ, सैंक्शंस लगाओ, क्योंकि अमेरिका रूस से तो इतनी बड़ी सप्लाई लेता ही नहीं है। यूरोप जो है उसकी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी अगर यूरोप ऑयल और गैस के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। अमेरिका अपना जो खेल है वो जारी रखे हुए है और अमेरिका अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम है। अपने जी तरफ से जंगजू और ये जो जितने भी दहशत वो हैं, जंगजू ही कहेंगे इनको, साबिक जो आर्मी के बंदे हैं और एजेंसियों के बंदे हैं उनको यूक्रेन में उतारी जा रहा है और रशिया की फौज के सामने खड़ा किया हुआ है और इसके साथ साथ यूक्रेन की तबाही जो है वो होती जाएगी। यूक्रेन मैदान जंग बना रहेगा, जैसे इराक बना, जैसे लीबिया बना, शाम बना और अफगानिस्तान में जो कुछ किया। कितने ही ग्रुप्स जो हैं, दाइश, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान, इंडिया को ला के वहां बिठा दिया। इंडिया ने अफगानिस्तान में जो किया आप सब लोगों के सामने है। तो ये सिर्फ एक मैदान जंग है नया अमेरिका के लिए और यूक्रेन के जो वजीर आजम हैं और जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनको जल्दी आंखें खोल लेंगे तो शायद बच जाए। अगर वो यही समझते रहे कि यूरोप और अमेरिका हमारी मदद कर रहा है तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है उनका भी। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।